नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। नहीं, एक बात छूट गई है। और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के विषय में जो चर्चा चल रही है और किस तरह से उसको पेश किया जा रहा है, यह वह चिंता का विषय है। और वही बात है कि किस दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं और कैसे कैसे तर्क गढ़े जा रहे हैं, किस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, किस तरह का इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, वह इस देश के लिए नुकसानदेह और घातक है। पहली चीज कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाया वो गुजरात दंगों पर बनाया। और उससे भी बड़ी चीज है कि ये बीबीसी है कौन? बीबीसी का क्या अथॉरिटी है, क्या अधिकार है कि भारत के आंतरिक मामले में वो हस्तक्षेप कराए? ये तो कायर सरकार है, मोदी की सरकार, जो बिला वजह जो है तमगा ली हुई है, कुछ 56 इंच की सरकार है, सबसे कायर, सबसे निकम्मी सरकार है। यदि थोड़ा भी इसमें गैरत होती राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, तो भारतीय जनता दल मांग करता है मोदी महोदय से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री से, इस बीबीसी को उल्टा लटकाइए यदि हिम्मत है तो। ये इनके आयकर के सर्वेक्षण से या आईटी सर्वे से यानी काम नहीं चलेगा मोदी महोदय। ऐसी एजेंसियों को उल्टा लटकाने की जरूरत है। जिस तरह से आपके योगी आदित्यनाथ महोदय ऐसे तत्वों का पर बुलडोजर चलाते हैं, उससे कई गुना अधिक अपराधी है ये बीबीसी। लेकिन आप लोगों का जो चरित्र है, जो व्यवहार है, वो इतना दोहरे मानदंड का है कि वही हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो आपराधिक तत्व हैं, उन पर तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जो है वो बुलडोजर वो चला देंगे। और दूसरे बीबीसी वगैरह, और बीबीसी को संरक्षण किसका मिल रहा है? इस देश की जो गद्दार है, जो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, जहां भी जीएनपीसी का नाम आता है, कांग्रेस का नाम आता है, तो ये बीजेपी के लोग, ये मोदी महोदय, ये बिल्कुल उसके आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। वास्तविकता यही है। तो मोदी महोदय और बीजेपी वालों, इस बीबीसी को उल्टा लटकाने की जरूरत है। तुरंत बैन करिए, उसको लात मार करके भारत के बाहर भगाइए। लेकिन जो सुनने को मिलता है, जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको अच्छी तरह से सुन लें। ये बीबीसी कई देशों में वो बंद हो रहा है।
चूंकि वहां कमाई चूंकि वो आर्थिक रूप से वो मुनाफे में नहीं है। सब विश्व में सबसे अधिक कमाई ये बीबीसी वो भारत से कर रहा है, और भी 2 केंद्र हैं, मुंबई और दिल्ली। इसमें निश्चित है कि हमारे देश के ही गद्दार जो है इस बीबीसी से मिले हुए होंगे, और उस गद्दारी का नमूना यह भी है कि ये कांग्रेस वाले अब जो है अब उसकी तरफ से खड़े हो गए। इन कांग्रेस वालों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया है। अंग्रेजी जब सरकार थी तो आजादी की लड़ाई के नाम पर ये उसके मुखबिर, दलाल और चमचे रहे, और हमेशा चमचे हैं। ये उसके हितों को साधते हैं, और भारत से हमेशा जो है वो दुश्मनी करने का इनका इतिहास रहा है। इस रूप में जनता को जागरूक करने के बजाय ये बीजेपी वाले उसको जो है सुधांशु त्रिवेदी जो है ये भीगी बिल्ली की तरह जो है वो तर्क दे रहा है उनके आगे। और मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाया भी तो उस दुष्ट को क्या अधिकार है कि गुजरात दंगों पर तो बनाया, लेकिन जरा वो ये भी बता दे कि गुजरात दंगे किस कारण से हुए। जो ट्रेन जलाई गई थी गोधरा में, जो अयोध्या से लौट रहे थे हमारे राम भक्त कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, उनको जलाया गया था ट्रेन में, उसको भी तो दिखाओ। लेकिन एक तरफा दिखाना, और उसे भी मैं व्यर्थ में बोल रहा हूं। उस बीबीसी को अदना से बीबीसी को क्या अधिकार है। लेकिन हाँ, मोदी की सरकार और यहाँ के गद्दार कांग्रेसी उसको जो सर पे उठाए हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। और बीजेपी वालों में थोड़ा भी देशभक्ति गैरत होती, मोदी महोदय में थोड़ी गैरत होती, तो इस बीबीसी को उल्टा लटकाते, सारे ऑफिसों को सील करते, सारे उसके बैंक खातों को फ्रीज करते, और इसको लात मार करके इस देश से बाहर करते। लेकिन वो उसको आईटी रेट भी नहीं है, आईटी सर्वे करवा रहे हैं। तो ये सबसे कायर किस्म के कायर और माने भारत। अच्छा, बीबीसी को अब सब कह रहे हैं कि ये भारत विरोधी है, तो भारत विरोधी को ये मोदी महोदय उसका आईटी सर्वे करवा रहे हैं। मोदी महोदय यदि आप राष्ट्रवादी हैं तो जो भारत विरोधी है उसका सिर्फ आईटी सर्वे आप करवाएंगे। यही कोई भारत की एजेंसी होती, अमेरिका में करती, इंग्लैंड में करती, तो क्या हाल करते सब। तो सबसे बड़ा जो अपराध जो कर रहा है बीजेपी वालों के द्वारा, मोदी महोदय के द्वारा, और कांग्रेस तो इस देश के गद्दार है ही। चक्कर यह है कि ये हमारा जो वीडियो है ये प्रसारित ना होने पाए, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और कुछ हमारे भारतीय भाई बहनों की मानसिकता भी ऐसी है कि ऐसे वीडियो को आगे बढ़ाते नहीं हैं। लेकिन मेरा निवेदन उनसे है, आप बढ़ाइए इसको आगे, जागृति आए, बीजेपी की असलियत जो है लोग जाने, इन कांग्रेसियों की असलियत जाने, और जो है इन कम्युनिस्टों की भी असलियत जाने। तो अब जरा सा बीजेपी वालों की मानसिकता जरा देखिए। एक जयपुर डायलॉग चलाता है संदीप ने, संजय दीक्षित, वो शायद रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, और वो किसी का साक्षात्कार वो ले रहा था, साथ कल ही मैंने वीडियो देखा। कहते वो ये नहीं कह रहा है कि बीबीसी जो है भारत विरोधी है। हमेशा जो है देश के गद्दारों को, ये बीजेपी वाले जो है जैसे गद्दारों को किस तरह बचाते हैं, कहते हैं कि ये हिंदू विरोधी। ये अपराध और ये गद्दारी बीजेपी वालों के द्वारा की जा रही है। जितने भी देश के गद्दार हैं, देश से दुश्मनी करते हैं, भारत द्रोही हैं, उनको ये सब बीजेपी वाले
कहते हैं या तो हिंदू विरोधी, या तो हिंदू विरोधी का स्टिकर लगाते हैं, या मोदी विरोधी का। ये स्टिकर लगाकर उसके भारत विरोधी या देश की गद्दारी के पाप को ये ढकते हैं बीजेपी वाले। तो उस जयपुर डायलॉग जो संदीप दीक्षित महोदय, संजय दीक्षित महोदय जो है, जो किसी का साक्षात्कार के जरिए जो है, अच्छा उसका शीर्षक रखे थे कि बीबीसी की इतनी अकड़ क्यों है। अरे संजय दीक्षित महोदय और उनके साथ जो इंटरव्यू दे रहे थे वो महोदय बीजेपी वालों, ये अकड़ की गुंजाइश क्या है। हमारा देश एक संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेन कंट्री है भाई। लेकिन हां, इन गद्दार कांग्रेसियों के द्वारा और ये कायर जो है बीजेपी वालों के द्वारा जो संप्रभु राष्ट्र है उसको इस तरह से डील कर रहे हैं कि लगता है अभी भी जो है अंग्रेजों की गुलामी के कुछ निशान हैं और हमारा देश संप्रभु राष्ट्र नहीं है, इन सबों के व्यवहार के चलते। तो बीबीसी या किसी भी देश को, किसी विदेशी एजेंसी को कोई अख्तियार नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरह से ये कार की तरह व्यवहार करते हैं ये बीजेपी वाले, देखिए वो बीजेपी के सिपह सालार कभी कभी हमसे मिलते हैं और मैं उनको सामने से बेनकाब जब करता हूं तो कहते हैं अरे भाई हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या जो है भारत को बदनाम करके के होगा क्या क्या कर। इसी प्रकार ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के संबंध में तमाम फाइलें हैं, उन फाइलों को इन कांग्रेसियों ने दबा के रखा और ये बीजेपी सरकार भी दबा के रखी हुई है। जब आरटीआई के द्वारा पूछा जाता है तो कहते हैं कि यदि हम सार्वजनिक कर देंगे कुछ देशों से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। इन नकली राष्ट्रवादी बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए क्या हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अधिक महत्वपूर्ण हो गए और देश वाले। तो यही तो तमाम इस तरह के दृष्टांत हैं जो कि बिल्कुल वो चीख करके ये साबित करते हैं कि ये राष्ट्रवादी नकली है। तो और ये देखिए उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए तमाम लाइन लग रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में। ऐसी मानसिकताओं को मोदी महोदय आप क्यों पाल रहे हैं? जेएनयू को बंद करिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद करिए जो ऐसी मानसिकता पालता है, और उनसे सवाल करिए कि गुजरात के दंगे जिसमें महज हमारे 1,500 भारतीय भाई बहनों की हत्या हुई है, लेकिन जिसने 25 से 30 लाख लोगों की हत्या करवाई है, क्या जवाब है? जो है जेएनयू के लोगों ने जो कि बहुत लालायित थे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करने में, इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए कि जिस पार्टी ने जिन लोगों ने हमारे देश के 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया और इस देश को बांट करके, और उस कड़वी सच्चाई को ढकने के लिए ये भीड़ लगाए हो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो कि महज 1,500 हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या के विषय में दिखाता। तो ये हमेशा जो है इस तरह की मानसिकता हमारे देश में चल रही है कि बड़े बड़े गद्दारों के पापों को ढकने के लिए एक बौद्धिक वर्ग खड़ा हुआ है, और उन बौद्धिक वर्ग का सेंटर है जेएनयू, उसका सेंटर है एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उसका सेंटर है
आपका जो है ये जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि जिस पार्टी ने इस देश को बांटा और पाकिस्तान बनवाया, और पाकिस्तान के चलते कितना दंश झेल रहा है भारत, आतंकवाद झेल रहा है, और यहाँ की जितनी भी देश विरोधी पार्टियां हैं वो पाकिस्तान के नाम पर ही जो है उनकी राजनीति चलती है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ हर वक्त ये चलता, और जितने भी प्रवक्ता भी आते हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, वो भी ये नाम नहीं लेते हैं, वो सिर्फ नाम लेते हैं आरएसएस का। बहुत बड़ा दंश चल रहा है अपने देश में। जितने भी प्रवक्ता आते हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, वो जो है इस गद्दार नेहरू की, गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी के, उनके सिवा सालों की, जिन्होंने इस देश को बांटा, उसकी एक बात नहीं करते। हमेशा जो है आरएसएस बीजेपी, आरएसएस बीजेपी, ये अलग से दंश चल रहा है। दूसरी ओर जो है अभिशाप बना हुआ है ये सुधांशु त्रिवेदी। या तो पुराने जो है वो पुराण की बात लाएगा, वेद की बात लाएगा, या धार्मिक बातों की व्याख्या करता रहता है। सुधांशु त्रिवेदी के मुंह से कभी भी ये चिंता नहीं दिखाई पड़ती है कि हमारे देश में कितना बिखराव है। जातिवाद और जाति कट्टरता के नाम पर, उसके भेद विभेद के नाम पर, तनाव और हिंसा के नाम पर, उसी प्रकार सांप्रदायिक भेदभाव, नफरत और कट्टरता के नाम पर, हिंसा के नाम पर कितना बिखराव है। उसी प्रकार भाषाई और प्रांतीयता, ये कट्टरताएं जो है हमारे देश की एकता की भी दुश्मन बनी हुई है, और इस देश की भी दुश्मन बनी हुई है। इस पर एक चिंता नहीं जाहिर करता है ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग। जरा इनको ठीक से पहचानिए। तो जरा हमारे भारतीय भाई बहन जरा गौर करें कि उस जयपुर डायलॉग जो संजय दीक्षित वाला है, उसमें बोलते बोलते जो उनके मन में बात छिपी हुई थी, और वो खतरनाक बात उनके जबान पर आ ही गई। वो सब कह रहे थे कि जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हिंसक तत्व जो है वो खतरनाक हथियारों से लेकर के जो है, और उसकी आवाज़, हिंसक तत्वों की जो भीड़ की आवाज़ जो है, और देख करके तो इससे जो है वो नफरत तो फैलती ही है, लेकिन इससे ध्रुवीकरण होता है। और वो ध्रुवीकरण तो मोदी जी खुद चाहते हैं। ये कबूलनामा संजय दीक्षित का है जयपुर डायलॉग में। ये कबूलनामा है जो उनके साथ जो है इंटरव्यू दे रहा था उसका। तो इसी से हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें कि ये बीजेपी वाले या उनके सिपा सालार चंगू मंगू जो है, ये संजय दीक्षित जैसे लोग जो कि हमेशा देश के गद्दारों को बचाते हैं, नाम बस लेते हैं लेकिन बड़ी सफाई से उनको बचाते हैं, और सारे देश के दुश्मनों को ये बोलते हैं कि ये सब हिंदू विरोधी हैं। और हिंदू विरोधी कहने का उनका तात्पर्य क्या है? हिंदू विरोधी कहते ही जो दूसरी आस्था वाले हैं वह आपके साथ वो मतलब कि वो उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे। वो यदि इन्हीं की बात माना जाए कि यदि वो हिंदू विरोधी हैं, तो दूसरी आस्था वाले जो है वो उतनी गंभीरता से क्यों लेंगे? लेकिन यदि उनकी वास्तविकता ये रखी जाए कि भाई ये नहीं, ये देश विरोधी हैं, ये भारत के दुश्मन हैं, तो पूरा देश एक होकर के इनको गद्दार मानेगा और मानता। यही साजिश कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। तो उस जयपुर डायलॉग में मन की बात उभर आई
कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ठीक है, थोड़ा सा वो नफरत फैलाएगी, लेकिन ध्रुवीकरण तो होगा, और ध्रुवीकरण तो फायदेमंद रहता है मोदी जी और मोदी जी और बीजेपी वालों के लिए। अब जरा देखिए, मोदी महोदय बोलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, और उनको जो चुनाव जीतने की जो रणनीति है इसी पर आधारित है कि हमारे भारतीय समाज में नफरत फैले और ध्रुवीकरण हो। तो हमारे भारतीय भाई बहन, खास करके वो भारतीय भाई बहन जो बीजेपी से चिपके हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, जरा उनको ठीक से देखें कि ये कितने राष्ट्र के हितैषी हैं कि ये राष्ट्र के दुश्मन हैं, जो कि भारतीय समाज में ध्रुवीकरण पर जो है ये अपना चुनाव जीतना चाहते हैं। और यह स्वीकारोक्ति जो बीजेपी के शिवा सालार संजय दीक्षित महोदय कर रहे हैं कि यदि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से यह नफरत फैलती है, ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है ऑन कम्युनल लाइंस, तो मोदी जी के लिए, बीजेपी वालों के लिए फायदेमंद है, और वो यही चाहते हैं। तो किस तरह की खतरनाक जो है मंशा और उस मंशा को माने कार्यान्वित करने की जो साजिशें चल रही हैं हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, जरा गौर से देखें। हमारे देश में लोग कैसे एक व्यवहारिक और आदर्श भारत के नागरिक बने, इस पर एक चिंता नहीं, इस पर एक परिचर्चा नहीं, इस पर एक कोई लेख नहीं। हर वक्त जो है चैनल में जो है ये हमारा हिंदू धर्म ये कहता है, हमारा इस्लाम धर्म ये कहता है, इन टीवी चैनलों को देखने से लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो है मध्ययुगीन काल में चले गए हैं। और ये खास करके हिंदू सनातन लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो ये कभी कभी वो हिंदू राष्ट्र का उनमें इस प्रकार से एक कभी कभी एक हुंकार आ जाती है, तो हिंदू सनातन के जो ठेकेदार हैं, यानी कि जो कट्टरवादी और संभ्रांतवादी और सामसाई सोच वाले जो तत्व हैं, जातिवाद इस तरह से फैलाया कि सिर्फ जातिवाद, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो भेद विभेद सिर्फ माने ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन या क्षत्रिय या राजपूत या ठाकुर कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन उनके बीच में, या उनको लेकर के जो हमारे जो माने वैश्य या व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में, या उनको लेकर के फिर हमारे शूद्र कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन जो कि आजकल इसमें जिनको आजकल जो है वो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात इत्यादि जो है कहा जाते हैं, तो इनमें ही भेदभाव नहीं, ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के अंदर भी हम उच्च ब्राह्मण, वो नीचा ब्राह्मण, उपाध्याय सबसे नीचा ब्राह्मण और शुक्ला सबसे ऊपर ब्राह्मण, वही ठाकुरों में भी। आप कौन से ठाकुर हैं? हम तो वो राजपूताना वाले ठाकुर हैं, आप तो निम्न कोट के ठाकुर हैं। यही चीज हुआ। और आपस में खान पान नहीं। लोग कहते हैं कि जब बाबर आया था तो बाबर वो आक्रमण करने के पहले अपने खुफिया भेजा, तो देखा कि यहाँ के जो सैनिक हैं, हालांकि उसमें वो इब्राहिम लोदी शासक था, जो सैनिक हैं यहाँ के भारत के सैनिक जो उसकी सेना में थे, जितनी जात के थे उतने चूल्हे जल रहे थे। तब जब ये समाचार वो उसने बाबर को बताया तो बाबर सोचा अब तो जितना बहुत आसान है, जातिवाद के नाम पर इतनी नफरत, इतना भेदभाव, इतना आपस में खान पान नहीं, जितना आसान है। अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए,
जब देखा कि इन समय में आपस में इतनी नफरत है, इतनी जलन है कि और बाद में वो साबित हुआ जब जब एक को ये अंग्रेज किसी को हराते थे, मान लीजिए वो हरा रहे हैं टीपू सुल्तान को। अब देखिए टीपू सुल्तान जो जिस युद्ध में मारा गया, वो कर्नाटक का युद्ध था, साथ कर्नाटक का युद्ध, हाँ, जिसमें शहीद हुआ, मारा गया, शहीद हुआ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। उसमें मराठाओं ने साथ दिया अंग्रेजों का, और जो बक्सर की लड़ाई थी उसमें मराठाओं ने साथ दिया अंग्रेजों का। ये हालत, इतना बड़ा बिखराव के कारण हम गुलाम हुए, अंग्रेज चले गए, वही बिखराव ये इस देश के अंग्रेज कर रहे हैं, और हम पहचानने में इनको बड़ी भूल कर रहे हैं। भारतीय जनता दल इसी बात को बता रहा है। ये काले अंग्रेज उन अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक हैं, इनका विनाश करना है। और भारतीय जनता दल की इस चेतावनी को, जो इस तरह के जो तत्व हैं जो कि इन राजनीतिक दलों के सिपहसालार हैं, उनके चंगू मंगू हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता दल जो सबका पजामा फाड़ता है, इस तरह से वो बोलते हैं। और बोलते हैं कि भारतीय जनता दल एकता की बात करता है। जो कट्टरवादी तत्व है ना, इसके बीजेपी के कट्टरवादी तत्वों के जो सिपहसालार, वो उत्तर क्या देते हैं कि अरे ये भारतीय जनता दल जो है ये एकता की बात करता है, भारतीय एकता की बात करता है, तो क्या हमारे साथ जो है ये मुल्ला भी बैठेंगे, क्या हमारे साथ ये चमार भी बैठेंगे? इस तरह की मानसिकता पाले हुए बीजेपी में तमाम लोग भरे पड़े हैं। और उसका नेता कहता है कि सबका साथ सबका विश्वास। इसको समझने की आवश्यकता है, और जितना जल्दी हमारा देश, हमारे भारतीय भाई बहन समझ जाएंगे, तभी जाकर के ये कल्याण होगा। भारतीय एकता इज मस्ट, वो उसको आना ही आना है। ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले इस देश के शत्रु हैं, तब इनको क्यों बुरा लगता है कि सिख पंथ पर आधारित यदि खालिस्तान बन जाए यह देश, तो बुरा लगता है उनको। इस्लाम पंथ पर आधारित यदि ये गजवाए हिंद और वो दारुल इस्लाम बन जाए तो इनको बुरा लगता है। लेकिन वही हिंदुत्व के आधार पर हिंदू राष्ट्र, और इन हमारे हिंदू सनातन के कट्टरवादियों ने, सामंत शाहियों ने, सम्राटवादियों ने क्या हाल किया हमारे उस भारतीय समाज का, क्या हाल किया जो हिंदू सनातन पंथ का, यह सर्वविदित है। और इन सबों ने वो हाल किया कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य अपने उस खींच को बेवकूफी में, वो बेवकूफ है जो कि रामायण पर गोस्वामी तुलसीदास पर आक्रमण कर रहा है। उसको यदि आक्रमण करना है तो बीजेपी जैसे तत्वों पर आक्रमण करे। वो बेवकूफ है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य वो निहायत बेवकूफ आदमी है। वो ठीक से पहचाने। सुधांशु त्रिवेदी, समित पात्रा, संजय दीक्षित, हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रदीप सिंह, इनको ठीक से पहचाने। बीजेपी वालों को अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, इनको घेरे। हमारे जो आस्था के जो केंद्र हैं, रामचरितमानस है, रामायण है, गीता है, कुरान है, ये बेवकूफ़ी न करे। हाँ, ये चाहते जरूर हैं कि इन बातों को लेकर के एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो, एक विवाद खड़ा हो, एक नफरत फैले, एक ध्रुवीकरण हो। ये इनकी मंशा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, आप इतने बेवकूफ निकले कि आप इनकी मंशा को पूरा कर रहे हैं।
और स्वामी प्रसाद मौर्य पर आक्रमण हो रहे हैं। किस बात का आक्रमण भाई? वही कट्टरवादी तत्व जो है, जिन्होंने हिंदू सनातन को जातिवाद के आधार पर, इस आधार पर जो है तबाह किया हुआ है। मानवीय मूल्यों को ताड़ किया हुआ। वो तो धन्य मनाइए कि हमारे बीच में संत आए, कबीरदास आए और रामकृष्ण परमहंस जी आए, नानक जी आए, रविदास जी आए और सूफी संत आए, जिन्होंने धर्म को पाठ पढ़ाया कि भाई जब तक तुम अपने पंथ को मानवता केंद्रित नहीं करोगे, तुम्हारा पंथ मिट जाएगा। ये बात उन्होंने बताई। और फिर उन्हीं की शिक्षा से प्रभावित होकर के हमारे स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान हस्तियों ने उनके दर्शन को पहचाना और पंथ को परिभाषित भी किया, पंथ को परिभाषित किया। हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब कहते हैं कि भाई मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और उसी प्रभु की सेवा करना या उसी प्रभु की सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उनका धर्म क्या है, और वही धर्म मैं समझता हूं कि सबका होना चाहिए। जो मानवता है, और खास करके यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं, उनकी खिदमत करना ही जो है ये धर्म है। और बाकी पंथ को भूल जाइए, हिंदुत्व और इस्लाम को। हिंदुत्व, इस्लाम, ईसाई वगैरह जो है वो आस्था है व्यक्तिगत, उसको व्यक्तिगत रूप से निभाइए, और उस पर किसी दूसरे आस्था वाले को या किसी को भी, या सरकार को भी, या किसी एजेंसी को उसको अपमानित करने का, उस पर टीका टिप्पणी करने का, उसको नीचा दिखाने का, उसको आहत करने का, चोट पहुंचाने का, व्यंग करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि सारे पंथों की को उस हद में जो है उसको सिमटाने की आवश्यकता है। और जितने भी ये जिनको धर्म कहते हैं, भारतीय जनता दल ने कई बार स्पष्ट किया हुआ है कि ये धर्म नहीं है। हिंदू सनातन हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ये धर्म नहीं है। ये मजहब हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं, और सेक्ट हो सकते हैं, और सबसे उपयुक्त शब्द है पंथ हो सकते हैं, धर्म नहीं है। कुछ पहले भी बताया गया था इसी एपिसोड के, कुछ कदाचित और कतिपय कुछ और कथानकों के माध्यम से कि धर्म क्या है, इसकी अवधारणा को जानने के लिए वो रामानंद सागर वाली जो है रामायण देखने की जरूरत है। उसमें इस तरह के वृतांत अवसर आए हैं जिसमें यह प्रश्न आया है कि राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, गुरु का क्या धर्म है, शिष्य का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, बहन का क्या धर्म है। सब धर्म की बात जब कही जाती है तो उसका किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सब है कि उसके कर्तव्य क्या है, उसका फर्ज क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, ये है। तो धर्म से सीधा तात्पर्य होता है कि कर्तव्य, ड्यूटी, फर्ज, या इसके समुच्चय को भी कह सकते हैं। और तो ये धर्म नहीं है।
सुधांशु त्रिवेदी के मुख से ये देखा गया, वो ये कह रहा है कि बाकी तो पंथ हैं, लेकिन हिंदू जो है वो धर्म है। तुम्हारे इस तरह के कुतर्क को यानी ये कौन मानेगा और कौन सहमत होगा? तुम्हारी तरह कोई कट्टरवादी होगा यानी वही वो सहमत होगा। और वो कहता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। अरे सुप्रीम कोर्ट से जो तुम लोगों ने लिखवा लिया है, और पंथ वाले कमजोर नहीं है, वो भी किसी सुप्रीम कोर्ट से किसी सुप्रीम कोर्ट जज से लिखवा लेंगे कि इस्लाम जो है वो पंथ नहीं धर्म है, और जो है वो उसकी एक जीवन शैली का नाम है। तो उसी प्रकार ईसाई पंथ वाले, सिख पंथ वाले भी जो है वो किसी से कमजोर नहीं है। तो इस तरह की एक गलत सोच, गलत परंपरा जो है, ये हमेशा जो है मैंने ये कट्टरवादी सोच वाले और बौद्धिक अहंकारी प्रवृत्ति वाले सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग कहते हैं, वो क्या कहते हैं, सिर्फ हिंदू जो है वही वो धर्म है, बाकी सब पंथ हैं। तो उसके तो ऐसे तत्वों के कुतर्क में जरा भी बताइए, सभी पंथ हैं, धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ एक ही है इस देश में, भारत राष्ट्र में, वो है राष्ट्र धर्म। और राष्ट्र धर्म क्या है कि हमारा देश ही सब कुछ है, पंथ नहीं है हमारा सब कुछ। हमारा सब कुछ हिंदुत्व नहीं है, हमारा सब कुछ यह राष्ट्र भारतवर्ष है, यानी राष्ट्र सबसे सर्वोच्च है। उसके बाद वरीयता आती है हमारी अवाम, हमारे देश के लोग, हमारे भारतीय भाई बहन, ये सर्वोच्च हैं देश के बाद। ऐसे इसके बाद हमारे देश का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक दृष्टिकोण, कौन दृष्टिकोण? साझी सोच वाला, कि सब कुछ साझा रूप में है, कंपोजिट है, शेयर्ड है। आज इसके बाद कोई भी पंथ रखिए, हिंदू सनातन पंथ रखिए, इस्लाम पंथ रखिए, तो उसके बाद वरीयता आते हैं। इन चार की वरीयता सबसे ऊपर हमारा राष्ट्र भारतवर्ष, हमारे देश की जनता, हमारी भारतीय अवाम या हमारे भारतीय भाई बहन, हमारा भारतीय संविधान, और हमारी साझी सोच वाला, शेयर्ड वैल्यू वाला, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग वाला दृष्टिकोण, इसकी वरीयता। और इसी मानकों में, इसी मानदंडों में, इन्हीं पैरामीटर्स में और इसी कसौटी पर ये सबको कसे जाने की जरूरत है। जब आप कसेंगे इन पर, तो ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग भाग खड़े होंगे, और कितने नकली मुल्ला मौलवी भी भाग खड़े होंगे, और उनको भाग खड़े होना ही चाहिए। कई बार बताया गया कि भाई जापान, जिसकी मिसाल देते, मतलब व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक उदाहरण के रूप में, कि जो जापान बिल्कुल तबाह हो गया था 1945 में, जब अमेरिका ने उसके नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम गिराया था, तो वो तबाह हो गया था। उस तबाही की राख से उठ खड़ा हुआ जापान जो है, तो आज तकनीकी मामले में, आर्थिक मामले में और विश्व व्यापार के मामले में वह एक प्रमुख जो है वैश्विक नेता बन गया है। तो ऐसे नहीं बना है, कुछ मूलभूत कारण होंगे ना। उन मूलभूत कारणों को जानने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल ने मिसाल दी थी। मिसाल के माने की मतलब कि जो वास्तविक जो घटना हुई है उसको बताया था, उसको बताया था। और मैं फिर से इसे कह दे रहा हूं और आगे भी कहूंगा कि जब एक औसत जापानी के समक्ष एक विकट प्रश्न रखा गया। प्रश्न की विकटता इस बात में थी, उससे यह कहा गया कि मान लीजिए आपके सामने
आपके पिताश्री हैं और आपका पंथ बौद्ध है, दोनों आपके सामने हैं। विकटता इस बात की है कि एक की समाप्ति पर ही दूसरे को बचाया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? उसने कहा कि हम इस बात में बिल्कुल स्पष्ट हैं, हम अपने पिताजी को समाप्त करके अपने पंथ बौद्ध को बचा लेंगे। तो कहा गया ठीक है, लेकिन एक प्रश्न और भी है जो कि इससे भी अधिक विकट है। आपके सामने आपका पंथ बौद्ध है और आपका राष्ट्र जापान है, और उसमें भी विकटता इसी बात की है कि एक की समाप्ति पर ही दूसरे को बचाया जा सकता है। तब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि हम तो इससे भी बहुत कम समय लगाएंगे, अपने पंथ बौद्ध को समाप्त करके अपने राष्ट्र जापान को बचा लेंगे। कहने का मतलब है कि पिता से ज्यादा महत्व देते हैं बौद्ध पंथ को, और बौद्ध पंथ से बहुत अधिक महत्व देते हैं राष्ट्र जापान को। इन सारे सुधांशु त्रिवेदी महोदय जैसे लोग, ये इस्लाम आस्था से जितने आते हैं, नकली मौलवी मुल्ला और ऐसे लोग कि सामने ये अवश्य प्रश्न जो है वो रखा जाना चाहिए कि क्या आप लोगों में यदि ऐसी परिस्थिति आए कि अब अपने राष्ट्र भारतवर्ष को बचाना है, तो क्या अपने हिंदुत्व को भी नष्ट करके इस भारत मुल्क को बचाएंगे? क्या अपने इस्लाम पंथ को भी नष्ट करके, ऐसी परिस्थिति यदि मजबूर करती है, विवश करती है, ऐसी परिस्थितियां अपने इस्लाम पंथ को नष्ट करके क्या आप इस राष्ट्र भारतवर्ष को बचाएंगे? क्या अपने इस ईसाई पंथ को भी नष्ट करके इस मुल्क भारतवर्ष को बचाएंगे? क्या अपने सिख पंथ को भी नष्ट करके इस मुल्क भारतवर्ष को बचाएंगे? तभी जाकर के ये बेनकाब होंगे, और इनको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, इनको इस तरह की कसौटी पर कसना ही होगा। और हमारे अमर शहीदों ने जिन्होंने कुर्बानी शहादत देकर, अपने प्राण देकर के अंग्रेजों को भगाया था, वो इसी विचारों पर वो पक्के थे कि उनके लिए देश सबसे ऊपर है, और देश को बचाने में यदि उनके पंथ की भी बलि होती है तो होने दीजिए। यही अवधारणा हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। वही अवधारणा हमारे शहीद आजम भगत सिंह तो नास्तिक ही हो गए थे, और यही जज्बा हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का था। चंद्रशेखर आजाद तो वाकई में, मैंने बहुत कम लोग जानते भी होंगे कि चंद्रशेखर आजाद जो है वाकई में वो चंद्रशेखर तिवारी थे। तिवारी उपाधि को उन्होंने उखाड़ फेंका और आजाद रख लिया, ताकि लोग उनको एक जो है भारतीय और देशभक्त चंद्रशेखर आजाद के रूप में जाने, न कि चंद्रशेखर तिवारी के रूप में। और भारतीय जनता दल बताना चाहेगा कि चंद्रशेखर आजाद जैसे शुद्ध भारतीय और देशभक्त को ये जातिवादी लोग उनको भी नहीं बख्शते हैं। हमको याद है कि जब ये अखिलेश यादव की जो सरकार थी, सपा वाली, 2012 से 2017 वाली, तो उसमें एक माता प्रसाद पांडे करके जो है वो विधानसभा अध्यक्ष थे। उन्होंने सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया था और फोटो लगाए थे चंद्रशेखर आजाद की। तो चंद्रशेखर आजाद जैसे शुद्ध भारतीय, शुद्ध देशभक्त, जिनका किसी तिवारी से मतलब नहीं, किसी हिंदू से मतलब नहीं, किसी मुस्लिम से मतलब नहीं, सिर्फ देश से मतलब है, उनको घसीट करके उनको जातिवादी दलदल में घसीट करके ला रहे थे माता प्रसाद पांडे जैसे समाजवादी पार्टी की ओर से जो है वो विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे लोग। तो हमारे इन अमर शहीदों को जिन्होंने जाति को उखाड़ फेंका,
चंद्रशेखर तिवारी ने तिवारी टाइटल को उखाड़ फेंका, आजाद रख लिया, उनको फिर घसीटते हैं ये जातिवादी समाजवादी पार्टी जैसे लोग। वो अकेले नहीं है, कई लोग। हमने बताया था कि ये तमाम जो है हमारे सिख पंथ के तमाम हमारे भारतीय भाई बहन है, वो भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, उनकी तस्वीर लगाते हैं, उनको बैनर या पोस्टर होर्डिंग, लेकिन भूल जाते हैं कि वो हमारे भगत सिंह जो है उनके लिए वाहे गुरु का महत्व नहीं था, उनके लिए महत्व था देश का। ये हमारे सभी सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि उन्होंने कभी भी सिख पंथ को महत्व नहीं दिया, देश को महत्व दिया। और उनके देश के प्रति कट्टरता जो है देश प्रति माने जो भावना कितनी उदात्त थी, और इन पंथों से दूर रह करके अपने देशभक्ति के जज्बे को कायम रखने का जो उनका विचार कितना अटल था, इसका भी नमूना जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन फांसी लगने वाली थी हमारे शहीद आजम भगत सिंह को, तो एक व्यक्ति आगे कहा कि अरे भगत, अब तो तुम इस दुनिया से जा रहा है, अब तो वाहेगुरु का नाम ले ले। भगत सिंह का जो जवाब था कितना मार्मिक था और हृदय को छू लेने वाला, ये सभी हमारे भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। भगत सिंह ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि हमने जिंदगी भर वाहेगुरु का नाम नहीं लिया, और यदि इस मौके पर हम वाहेगुरु का नाम लेंगे तो लोग यही कहेंगे कि देखिए ये फांसी के डर के मारे, यानी मौत से डर करके अब ये ईश्वर या वाहेगुरु का नाम ले रहे हैं। तो लोग हमको कायर कहेंगे, और हमने जीवन पर्यंत वाहेगुरु का नाम नहीं लिया और ऐसे ही चले गए इस दुनिया से। तो ये दर्श जाते समय हमको नहीं झेलना पड़ेगा कार्य के रूप में। तो उन्होंने और स्पष्ट किया कि हमको, हाँ, उन्होंने कहा कि हमने जीवन पर्यंत वाहेगुरु का नाम नहीं लिया और ऐसे ही हम चले गए तो हमको सब नास्तिक बोलेंगे। तो भगत सिंह ने कहा कि मुझे जो है नास्तिक बनना कबूल है, लेकिन कायर बनना नहीं। ये उदात्त भावना थी हमारे शहीद आजम भगत सिंह। उससे हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को, विशेष करके हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उनसे सीख लेने की सख्त आवश्यकता है। तो इस तरह के वातावरण को पैदा करने की जरूरत है। और ये सुधांशु त्रिवेदी, समित पात्रा और साजिद वो रसीदी वगैरह इस तरह का वो जो है मैंने इनसे दूर हमेशा हिंदू मुस्लिम किए रहते हैं। इसी विषाक्त वातावरण में ये देश के दुश्मन कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, ये अपने पापों को धुलने का कोई भी मुद्दा आ जाएगा, चीन घुस गया। अरे चीन को घुसाने वाला गद्दार नेहरू था। दुश्मन चीन के हाथों में अपनी जमीन देने वाला गद्दार नेहरू था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करने वाला गद्दार राहुल था। सीमाओं पर सड़क न बना करके हमारी माने चीन के साथ लगने वाली जो सीमा है उस पर सड़क न बना करके चीनी सेना को
15,000 वर्ग मील घुसाने की गद्दारी जो है वो इंदिरा गांधी की थी, नेहरू की थी, राजीव गांधी की थी। इन बातों पर चर्चा होने की बजाय वो सब हमेशा अपने पापों को धुलने के वो जुगत में रहते हैं। और ये बीजेपी वाले भीगी बिल्ली बन करके बने उन गद्दारों के पापों को धुलने का ये षड्यंत्र करते हैं बीजेपी वाले, और अपने बोलते हैं राष्ट्रवादी। तो इसलिए अब अपने देश में बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ कहना है, और किस तरह का वातावरण सब ये बनाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।